हेलो फ्रेंड्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ए ग्रेट इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफी की चर्चा करूंगा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी व केबीएस की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। इसे कंसंट्रेट होकर देखें, सीखें व समझें। लेट्स बिगिन। एडमंड स्पेंसर, जिन्हें द फेरी क्वीन के लिए जाना जाता था, जो एक महाकाव्य कविता और ट्यूडर राजवंश और एलिजाबेथ का जश्न मनाते हुए काल्पनिक रूपक है। उन्हें नवजात आधुनिक अंग्रेजी कविता के प्रमुख शिल्पकारों में एक माना जाता है और उन्हें अक्सर अंग्रेजी भाषा के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 के आसपास ईस्ट स्मिथफील्ड, लंदन में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की सही तारीख के बारे में अभी भी कुछ अस्पष्टता है। उनका पितृत्व अस्पष्ट है, लेकिन वह संभवतः एक टेबलमैन क्लॉथ मेकर जॉन स्पेंसर का पुत्र था। एक युवा लड़के के रूप में उन्होंने लंदन में मर्चेंट टेलर्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और कैम्ब्रिज के पेम्ब्रोक कॉलेज में एक सीजर के रूप में मैट्रिक किया। कैम्ब्रिज में रहते हुए वे ग्रेवियल हार्वे के दोस्त बन गए और बाद में कविता पर उनके अलग अलग विचारों के बावजूद उनसे सलाह ली। 1578 में वह रोचेस्टर के बिशप जॉन यंग के थोड़े समय के लिए सचिव बने। 1579 में उन्होंने प्रकाशित किया शेफर्ड कैलेंडर और लगभग उसी समय ने अपनी पहली पत्नी मैकाबियस चाइल्ड से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, सिल्वेनस और कैथरीन। स्पेंसर नवनियुक्त लॉर्ड डिप्टी आर्थर ग्रे 14वें बैरन ग्रे डी विल्टन की सेवा में आयरलैंड गए। स्पेंसर ने लॉर्ड ग्रे के अधीन वाल्टर रैले के साथ स्मरविक नरसंहार की घेराबंदी में सेवा की। जब लॉर्ड ग्रे को इंग्लैंड वापस बुलाया गया, तब स्पेंसर आयरलैंड में ही रहे। उन्होंने मुस्टर प्लांटेशन में अन्य आधिकारिक पदों और भूमि का अधिग्रहण किया। रैले ने दूसरे डेसमंड विद्रोह में जब्त किए गए अन्य पास के मुस्टर संपदा का अधिग्रहण किया। 1587 और 1589 के बीच स्पेंसर ने नॉर्थ कॉर्क में डोनेल के पास किलुकमैन और अपनी मुख्य संपत्ति का अधिग्रहण किया। बाद में उन्होंने उत्तरी कार्क में ब्लैक वाटर नदी के नज़दीक एक चट्टान पर रैनी में दक्षिण में दूसरी होल्डिंग खरीदी। इसके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ उग आया जिसे स्थानीय रूप से स्पेंसर ओक के रूप में जाना जाता था, जब तक कि यह 1960 के दशक में बिजली गिरने से नष्ट हो गया। स्थानीय किंवदंती का दावा है कि उन्होंने इस पेड़ के नीचे कुछ द फेरी क्वीन को लिखा था। 1590 में रैले की संभावित सहायता से स्पेंसर ने अपने सबसे प्रसिद्ध काम द फेरी क्वीन की पहली 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया और काम को प्रकाशित करने और बढ़ावा देने के लिए लंदन की यात्रा की। वह रानी से प्रति वर्ष 50 पाउंड की जीवन पेंशन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सफल रहा। वह शायद अपनी कविता के माध्यम से अदालत में एक जगह सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके अगले महत्वपूर्ण प्रकाशन ने व्यंग्यपूर्ण मदर हार्बर्ट्स टेल को शामिल करने के माध्यम से रानी के प्रमुख सचिव लॉर्ड बर्गली का साहसपूर्वक विरोध किया। वह आयरलैंड लौट आया। वह एक साहित्यिक मंडली के केंद्र में थे, जिसके सदस्यों में उनके आजीवन मित्र लॉडोविक ब्रायकेस्ट और जॉन लॉक शामिल थे। अरमाग और वारबिक्सर थे। 1594 तक स्पेंसर की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस वर्ष उन्होंने कार्क के पहले अर्ल रिचर्ड वायल के एक रिश्तेदार एलिजाबेथ वायल से शादी की। उन्होंने उसे सानेट अनुक्रम ओमोरेटी को संबोधित किया। एप्टोलेमियन में शादी की जश्न मनाया गया। उनका एक बेटा था जिसका नाम पेरीग्रीन। 1596 में स्पेंसर ने आयरलैंड के वर्तमान राज्य का एक दृश्य शीर्षक से एक गद्य पुस्तिका लिखी। यह अंश एक संवाद के रूप में पांडुलिपि में परिचालित हुआ। 17वीं शताब्दी के मध्य तक अप्रकाशित रहा। यह संभव है कि इसकी भड़काऊ सामग्री के कारण लेखक के जीवन काल के दौरान इसे प्रिंट से बाहर रखा गया था। पैम्फलेट ने तर्क दिया कि आयरलैंड को कभी भी अंग्रेजी द्वारा पूरी तरह से शांत नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसकी स्वदेशी भाषा और रीति रिवाजों को नष्ट नहीं किया गया हो, यदि आवश्यक हो तो हिंसा से। 1598 में 9 साल के युद्ध के दौरान स्पेंसर को अवधे नील की मूल आयरिश सेना द्वारा अपने घर से खदेड़ दिया गया था। किलकोलमैन में उनके महल को जला दिया गया था और बेन जॉनसन, जिनके पास निजी जानकारी हो सकती थी, ने दावा किया कि उनके एक शिशु बच्चे की आग में मृत्यु हो गई। अपने घर से निकाले जाने के बाद 1599 में स्पेंसर ने लंदन की यात्रा की, जहां बेन जॉनसन के अनुसार 46 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रोटी के अभाव में जॉनसन से अधिक संदेहास्पद बयानों में से एक था, क्योंकि स्पेंसर ने उन्हें सरकार द्वारा अधिकृत भुगतान किया था और उनकी पेंशन दे थी।
उनके ताबूत को अन्य कवियों द्वारा वेस्टमिंस्टर एबे में पोएट्स कॉर्नर में उनकी कब्र तक ले जाया गया, जिन्होंने कई आंसुओं के साथ उनकी कब्र में कई कलम और कविता के टुकड़े फेंके। उनकी दूसरी पत्नी उनसे बच गई और 2 बार पुनर्विवाह किया। उनकी बहन सारा, जो उनके साथ आयरलैंड गई थी, ने ट्रेवर्स परिवार में शादी की और उनके वंशज सदियों से कार्क में प्रमुख जमींदार थे। कविता और कारण में इंग्लैंड के बर्थेज में थॉमस फुलर ने एक कहानी शामिल की, जिसमें रानी ने अपने कोषाध्यक्ष विलियम सेसिल को अपनी कविता के लिए स्पेंसर को 100 पाउंड का भुगतान करने के लिए कहा। हालांकि कोषाध्यक्ष ने इस बात का विरोध किया कि राशि बहुत अधिक है। उसने कहा, तो उसे जो कारण है उसे दे दो। नियत समय में अपना भुगतान प्राप्त किए बिना स्पेंसर रानी को उसकी प्रगति में से एक पर यह यात्रा दी। मुझे एक समय पर वादा किया गया था, मेरी कविता के लिए एक कारण है। उस समय से इस मौसम तक मुझे न तो कविता मिली और न तर्क ही। उसने तुरंत कोषाध्यक्ष को स्पेंसर को मूल 100 पाउंड भुगतान करने का आदेश दिया। कि यह कहानी थॉमस चर्चयार्ड के स्पेंसर से जुड़ी हुई है, जिसे जाहिर तौर पर अपनी पेंशन का भुगतान करने में कठिनाई हो रही थी। एक कवि को दी जाने वाली एकमात्र अन्य पेंशन, ऐसा लगता है कि स्पेंसर को भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एडमंड स्पेंसर का फर्स्ट चीफ वर्क है शेफर्ड कैलेंडर, जो 1579 में प्रकाशित हुआ था। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के वर्जिल के एक्लॉस और देर से मध्ययुगीन प्रारंभिक पुनर्जागरण का बैपिस्टा मंटुअन्स द्वारा मंटुआन के एक्लॉस का अनुकरण करता है। एक एक्लॉग एक छोटी देहाती कविता है जो एक संवाद एकांतवास के रूप में होती है। यद्यपि सभी महीने मिलकर एक पूरे वर्ष का निर्माण करते हैं, प्रत्येक माह एक अलग कविता के रूप में अकेला खड़ा होता है। 16वीं सदी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआती संस्करणों में प्रत्येक महीने कविता के लिए लकड़ी के टुकड़े शामिल हैं और इस तरह एक प्रतीक पुस्तक के साथ थोड़ी समानता है जो कई आत्मचिन्हित चित्रों और ग्रंथों को जोड़ती है। आमतौर पर एक लघु सबचित्र, कहावत या रूपक के साथ साथ चित्रण है। स्पेंसर की अटमोस्ट कृति महाकाव्य कविता द फेरी क्वीन है। द फेरी क्वीन की पहली 3 पुस्तकें 1590 में प्रकाशित हुई थी और 3 पुस्तकों का दूसरा सेट 1596 में प्रकाशित हुआ था। स्पेंसर ने मूल रूप से संकेत दिया था कि उनका इरादा कविता में 12 पुस्तकों का होना था, इसलिए आज हमारे पास जो कविता है उसका संस्करण अधूरा है। इसके बावजूद यह अंग्रेजी भाषा की सबसे लंबी कविताओं में से एक है। यह एक अलंकारिक कार्य है और इसे रूपक के रूप कई स्तरों पर पढ़ा जा सकता है, जैसा कि संभवतः स्पेंसर का इरादा है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम की प्रशंसा भी शामिल है। पूरी तरह से अलंकारिक संदर्भ में कई गुणों की परीक्षा में कविता कई सूरबीरों का अनुसरण करती है। स्पेंसर के ए लेटर ऑफ द अर्थ में उन्होंने कहा है कि संपूर्ण महाकाव्य कविता बादल रूप से अलंकारिक युक्तियों में लिपटी है और द फेरी क्वीन के पीछे का उद्देश्य एक सज्जन या महान व्यक्ति को गुणी और सौम्य अनुशासन में बनाना था। 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्पेंसर ने कई अपेक्षाकृत छोटी कविताएं प्रकाशित की, जिनमें से लगभग सभी प्रेम या दुख पर विचार करती है। 1591 में उन्होंने शिकायत प्रकाशित की, कविताओं का एक संग्रह जो शोकपूर्ण या उपहासपूर्ण स्वरों में शिकायत व्यक्त करता है। 4 साल बाद 1595 में स्पेंसर ने ओमोरोटी और एपिथेलिमियन प्रकाशित किया। इस खंड में एलिजाबेथ वाइल्ड की प्रेमालाप की स्मृति में 88 सोनेट शामिल हैं। ओमोरोटी में स्पेंसर सूक्ष्म हास्य और पैरोडी का उपयोग करता है, जबकि एक महिला की लालसा के इलाज में अपने प्रिय पुनर्विक्रय पेट्रामिक्स की प्रशंसा करता है। एपिथेलिमियन में ओमोरोटी के समान एक रोमांटिक और यौन संबंध के विकास में बेचैनी के साथ आंशिक रूप से संबंधित है। यह उनकी जुआ दुल्हन एलिजाबेथ वाइल्ड से उसकी शादी के लिए लिखा गया था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि बेचैनी की ओर ध्यान सामान्य तौर पर उस समय स्पेंसर की व्यक्तिगत चिंताओं को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम द फेरी क्वीन को पूरा करने में असमर्थ थे। अगले वर्ष स्पेंसर ने प्रोमाथिनियन जारी किया, जो एक ड्यूक की बेटियों के लिए लिखा गया एक विवाह गीत है, कथित तौर पर अदालत में पक्ष हासिल करने की उम्मीद में। स्पेंसर ने द फेरी क्वीन सहित कई कार्यों में एक विशिष्ट पद रूप का उपयोग किया, जिसे स्पेंसरियन श्लोक कहा जाता है। श्लोक का मुख्य मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है, जिसकी अंतिम पंक्ति आयम्बिक हेक्सामीटर 6 फीट या तनाव जिसे एलेक्जेंडिन के रूप में जाना जाता है, और कविता योजना ABBBCBCC है।
उन्होंने सोनेट के लिए अपनी खुद की तुकबंदी योजना का भी इस्तेमाल किया है। एक स्पेंसरियन सोनेट में प्रत्येक क्वाड्रेंट की अंतिम पंक्ति अगले एक की पहली पंक्ति से जुड़ी होती है, जो कविता योजना ए बी बी सी सी डी ई उत्पन्न करती है। मेन कॉल यू फेयर उमरोटो का एक अच्छा सोनेट है। कवि ने कविता में सच्ची सुंदरता की अवधारणा प्रस्तुत की है। वह सोनेट को अपने प्रिय एलिजाबेथ बायल को संबोधित करता है और अपनी प्रेमालाप प्रस्तुत करता है। सभी पुनर्जागरण पुरुषों की तरह एडमंड स्पेंसर का मानना था कि प्रेम सुंदरता और व्यवस्था का एक अटूट स्रोत है। इस सोनेट में कवि सच्चे सौंदर्य के अपने विचार व्यक्त करता है। शारीरिक सौंदर्य कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। यह अस्थायी सुंदरता नहीं है। वह मन की सुंदरता और बुद्धि की सुंदरता पर जोर देता है। वह मानता है कि उनका प्रेम केवल मांस नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। कवि का मत है कि वह स्वर्गीय बीज से जन्मा प्रिय है और वह निष्पक्ष भावना से उत्पन्न हुई है। कवि का कहना है कि उसके स्वच्छंद मन, शुद्ध हृदय और तेज बुद्धि के कारण पुरुष उसे गोरा कहते हैं और वह इसके योग्य है। हालांकि स्पेंसर को शास्त्रीय साहित्य में अच्छी तरह से पढ़ा गया था। विद्वानों ने ध्यान दिया है कि उनकी कविता परंपरा को दोबारा नहीं दोहराती है, बल्कि स्पष्ट रूप से उनकी है। यह व्यक्तित्व कुछ हद तक क्लासिक्स की समझ की कमी के कारण हो सकता है। स्पेंसर ने वर्जिल और ओविड के प्राचीन रोमन कवियों का अनुकरण करने का प्रयास किया, जिनका उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान अध्ययन किया, लेकिन उनकी कई सबसे प्रसिद्ध रचनाएं उनके पूर्ववर्तियों के विशेष रूप से भिन्न है। उनकी कविता की भाषा जानबूझकर पुरातन है, जो पहले के कामों की याद दिलाती है, जैसे कि द कैंटरबरी टेल्स ऑफ जेफरी चासर और फ्रांसेस्की पेटार्क के इल कैनोर्जियोन, जिनकी स्पेंसर बहुत प्रशंसा की है। चार्ल्स लैम द्वारा स्पेंसर को द पोएट्स पोएट कहा जाता था और जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड टेनिसन और अन्य लोगों ने उनकी प्रशंसा की। अपने समकालीनों में वाल्टर रैने ने 1590 में द फेरी क्वीन के लिए एक प्रशंसनीय कविता लिखी, जिसमें उन्होंने स्पेंसर के काम की प्रशंसा करने और अंग्रेजी भाषा में किसी भी अन्य की तुलना से अधिक महत्व देने का दावा किया। जॉन मिल्टन ने अपने एरियोपेटिका में हमारे ऋषि और गंभीर कवि स्पेंसर का उल्लेख किया है, जिन्हें मैं स्कॉट्स या एक्विनास से बेहतर शिक्षक के रूप में सोचने की हिम्मत करता हूँ। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर की तुलना एक मालकिन से की, जिसकी कमियां हम देखते हैं, लेकिन उन सभी के साथ उसे प्यार करते हैं। अपने काम ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड 1596 में स्पेंसर ने आयरलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। सबसे हालिया आयरिश विद्रोह ह्यूग ओनील के नेतृत्व में पिछले प्रयासों की निरर्थकता का प्रदर्शन किया। काम आंशिक रूप से लॉर्ड आर्थर ग्रे डी विल्टन की रक्षा की है, जिन्हें 1580 में आयरलैंड के लॉर्ड डिप्टी नियुक्त किया गया था और जिन्होंने आयरलैंड पर स्पेंसर की सोच को बहुत प्रभावित किया था। स्पेंसर का मानना था कि आयरलैंड राज्य का एक रोगग्रस्त हिस्सा है। इसे पहले ठीक किया जाना चाहिए और सुधार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह अच्छे ध्वनि कानून और राष्ट्र के आशीर्वाद की सराहना करने की स्थिति में हो सके। आयरलैंड के वर्तमान राज्य के एक दृश्य में स्पेंसर आयरिश लोगों की बुराइयों को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कानून, रीति रिवाज और धर्म। स्पेंसर के अनुसार इन 3 तत्वों ने देश में रहने वाले कथित विघटनकारी और अपमानित लोगों को बनाने में एक साथ काम किया। काम में दिया गया एक उदाहरण आयरिश कानून प्रणाली है, जिसे ब्रेहोन कानून कहा जाता है। ब्रेहोन प्रणाली की अपनी अदालत थी और उल्लंघनों को दंडित करने के तरीके थे। स्पेंसर ने इस प्रणाली को एक पिछड़े रिवाज के रूप में देखा, जिसने आयरिश लोगों के गिरावट में योगदान दिया। स्पेंसर द्वारा अर्ज के साथ देखी जाने वाली एक विशेष कानूनी सजा हत्या से निपटने का ब्रेहोन तरीका था, जो कि हत्यारे के परिवार पर एक जुर्माना लगाना था। स्पेंसर के दृष्टिकोण से हत्या के लिए उपयुक्त सजा मृत्युदंड थी। स्पेंसर ने उन खतरों के बारे में भी चेतावनी दी जो आयरिश भाषा में बच्चों की शिक्षा की अनुमति देंगे। सो कि भाषण आयरिश होने के कारण हर्ट को आयरिश होना चाहिए। हर्ट की प्रचुरता के लिए जीभ बोलती है। एडमंड स्पेंसर को उनकी कविता की उच्च गुणवत्ता के कारण कवि का कवि कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने शिल्प की शुद्ध कलात्मकता का इतना आनंद लिया। उन्हें ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कई अन्य कवियों ने सोचा कि वे एक महान कवि थे। स्पेंसर के कार्यों ने कवियों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। उदाहरण स्वरूप द फेरी क्वीन के लिए उन्होंने जो 9 पंक्ति श्लोक बनाया था, उसे जॉन किट्स और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सहित कई प्रमुख अंग्रेजी कवियों ने कॉपी किया था।
स्पेंसर के इस त्रैण अनुभव के चित्रों ने देर से पुनर्जागरण कवि जॉन मिल्टन को महिला पात्रों के अपने स्वयं के चित्रण को प्रभावित किया। जैसा कि ईव इन एपिक पैराडाइज लॉस्ट 2 शताब्दियों से अधिक समय तक स्पेंसर की सबसे मूल रचना उनकी पौराणिक फेरीलैंड काव्य कल्पना के लिए अंग्रेजी साहित्य का मुख्य प्रतीक बन गई। पुनर्जागरण और बाद के काल के लेखकों के लिए स्पेंसर अपनी संस्कृति के अस्थायी मूल्यों के प्रवक्ता के रूप में कवि का एक मॉडल बन गया। इस प्रकार यह महान कवि लंदन में 13 जनवरी 1599 को इस संसार को अलविदा कहते हुए खामोश हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। थैंक्स।